और न्यूज 18 पर अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू देखा। ये वो इंटरव्यू है जिसने देश में चुनाव का एजेंडा तय कर दिया है, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क को दिए। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने राफेल से लेकर आतंकवाद तक और कश्मीर से लेकर कांग्रेस के न्याय और अन्याय तक हर मुद्दे पर बेबाकी से राहुल जोशी के सवालों का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा हमला धर्मनिरपेक्ष ब्रिगेड यानी सेकुलर ब्रिगेड पर किया है। पीएम मोदी के निशाने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर मायावती की तरह किसी ने हिंदुओं से वोट मांगे होते तो अब तक कोहराम मच जाता इस मुल्क के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि 370 और 35A जम्मू कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि अपने पिता के बोफोर्स का पाप छुपाने के लिए राहुल गांधी राफेल का मुद्दा उठा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश से अन्याय किया है और इस वक्त हर तरफ इस इंटरव्यू पर रिएक्शन आ रहे हैं। देश के कोने कोने से रिएक्शन आ रहे हैं। भूपेंद्र चौबे मेरे साथ मौजूद हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। भूपेंद्र, गुड इवनिंग, नमस्कार, वार्म वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स अक्रॉस द कंट्री। एक ऐसा इंटरव्यू, एक ऐसा साक्षात्कार जिसने बड़े स्पष्ट तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा एक प्रकार से सेट कर दिया है। आज हमारे साथ इस देशव्यापी चर्चा में, जहां पर लगभग 70 करोड़ people have watched this interview on Network 18 channels across India, from rural parts of India to देश के सबसे बड़े शहरों में, हर जगह सवाल सिर्फ एक उठाया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है कि देश में राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने के लिए एक छदम सेकुलरवाद खेमा पैदा हो गया है, क्या यह एजेंडा इस इलेक्शन को कहीं ना कहीं सेटल कर देगा? यही अगले 2 घंटे में हमारा चर्चा का सबसे मुख्य पहलू है। सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क, सबसे बड़ा इंटरव्यू। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले। चौकीदार का देश विरोधी विचारधारा पर सबसे बड़ा प्रहार। पाकिस्तान के किसी भी बात पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। धर्मनिरपेक्ष ब्रिगेड का सबसे बड़े इंटरव्यू में सच से सामना। ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते। ये वो इंटरव्यू है जो इंडिया का एजेंडा तय करने वाला है, क्योंकि पीएम के इस साक्षात्कार में कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक, महागठबंधन से लेकर न्याय तक और राफेल से लेकर राष्ट्रवाद तक हर मुद्दे पर 2 टूक सवाल हैं और बेबाक जवाब है। मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो, मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। 370 और 35A पर बेबाक राय। कश्मीर की समस्या की जड़ में वहां बन बैठे हुए 50 पॉलिटिकल परिवार है। ये सारी मलाई इतने साल इन्हीं कुछ परिवारों ने खाई है। कश्मीर के सामान्य मानवी को कोई भी फायदा ये पहुंचने ही नहीं देते हैं और इस प्रकार के इमोशनल इश्यू बनाकर के अपनी राजनीति चला रहे हैं। नेहरू नीति पर पीएम मोदी का सवाल। एक तो ये मामला पंडित नेहरू ने अपने पास रखा और तभी से लेकर के विवादों में घिरा रहा है। अब तक हमारे हजारों जवान मरे हैं। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कुछ ऐसे नियम बना करके पंडित नेहरू जी गए हैं जो बहुत मुश्किल कर रहे हैं। कांग्रेस पर बोफोर्स का बाण। उनके पिताजी का जो पाप है बोफोर्स का, उसको धोने के फिराक में ये वो करते रहते हैं और कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस की तबाही रक्षा सौदों को लेकर के हुई। आफ्स्पा पर मोदी की 2 टूक। देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि आफ्स्पा की जरूरत ही न पड़े और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। भ्रष्टनाथ कुछ भी बोल दें, इससे बात बनती नहीं है।
क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए? न्यूज 18 को दिए पीएम मोदी के इंटरव्यू पर विपक्ष ने भी खुलकर प्रहार किया। इसे छेड़खानी मत कीजिए, छेड़खानी करेंगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। कहते हैं अक्लमंद को इशारा ही काफी है। तो सवाल है कि क्या पीएम मोदी के इस साक्षात्कार ने सियासत का रुख पूरी तरह मोड़ दिया है? अगले 2 घंटे इस सवाल पर सबसे बड़े विश्लेषण के साथ देखिए सबसे बड़ी बहस। तो अब प्रधानमंत्री मोदी के साक्षात्कार का संपूर्ण विश्लेषण सुनिए। धर्मनिरपेक्ष ब्रिगेड को पीएम मोदी ने करवाया सच से सामना। 370 और 35A पर ब्लैकमेलिंग कश्मीर के विकास में बड़ी रुकावट है, यह बोला प्रधानमंत्री मोदी ने। राहुल के न्याय को मोदी ने कांग्रेस के 60 साल के अन्याय से जोड़ा। बोला आपने अन्याय कराया तो अब न्याय करने की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को कांग्रेस की दुखती रग बनाकर मोदी ने भ्रष्टनाथ वार किया जो कमलनाथ पर था। मोदी बोले अपने पिता के बोफोर्स का पाप छुपाने के लिए राहुल राफेल का राग अलापते हैं। आतंकवाद पर सॉफ्ट रुख बताकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को एक बार फिर घेरा। मेरे साथ इस चर्चा में भूपेन चौबे मेरे सहयोगी, साथ पवन खेड़ा कांग्रेस के कद्दावर प्रवक्ता स्टूडियोज में जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ अजनीवेश अवस्थी साहब हैं, आरएसएस के संघ विचारक, उनका स्वागत है। सुदीन भदौरिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन और वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर बहुजन समाज पार्टी, और मेरे साथ तस्लीम रहमानी साहब भी इस चर्चा में जुड़े, स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ेंगे मेरे साथ इस चर्चा में। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के मीडिया चीफ रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जुड़ेंगे और सुब्रमण्यम स्वामी भी जुड़ेंगे। तो यह चर्चा बड़ी होने वाली है। भूपेन, अगर मैं आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द बिग take away from this big interview? The biggest takeaway from this interview is this, that the Prime Minister is sending this message clearly to the people of India. There is not a single defensive bone within the BJP mechanism. The Prime Minister believes that this debate, which was perhaps triggered off by Rahul Gandhi's movement away from Amethi to Wayanad, which the Prime Minister himself said was a move which was triggered off because Rahul Gandhi was convinced that in Wayanad, जो majority community है, वो minority में है, और उसका जो जवाब मायावती जी ने सहारनपुर में दिया और आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, मुझे लगता है पूरा का पूरा चुनाव इसी बात पर। बिल्कुल, हमारे साथ नेहा पंत जुड़ी हुई है, मेरी सहयोगी, जो इंडिया गेट से इस समय लाइव है। मेरे साथ बलिया से प्रतीक त्रिवेदी हैं, तो वो दोनों भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। नेहा पंत इंडिया गेट पे, प्रतीक त्रिवेदी बलिया से। तो ये मेगा कवरेज जिस समय आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क पर, CNN न्यूज 18, न्यूज 18 इंडिया, CNBC आवाज, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, न्यूज 18 राजस्थान, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, तमाम दर्शक, न्यूज 18 बिहार, न्यूज 18 पंजाब, तमाम दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा, मेरे साथ रामकृपाल सिंह भी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राशिद किदवई साहब भी हैं जिनका स्वागत है, और जनता जनार्दन है जो देश का मूड समझती है, उनका भी स्वागत है। भूपेन, कुल मिलाकर इस समय, क्योंकि यह इंटरव्यू चुनाव से पहले आया है, पहले सीधा रुख करते हैं। मेरे साथ प्रतीक त्रिवेदी है। प्रतीक त्रिवेदी, प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू के बाद बलिया में मूड क्या है, रिएक्शन क्या है? प्रतीक त्रिवेदी जी, देखिए, मैं बिहार से चला आ रहा हूं, बेगूसराय में था, और बेगूसराय से चलता हुआ ये बलिया पहुंचा हूं। अब से कोई आधा घंटा पहले बलिया आया हूं, और बलिया के रेलवे स्टेशन के पास टहल रहा था, और टहलते टहलते इसके बाद तमाम निगाह डाली तो तमाम सारे लोग मौजूद हैं। हर आदमी बोलना चाहता है, हर आदमी कहना चाहता है, बात करना चाहता है। दरअसल इंटरव्यू के बाद, जिसको आप आंकड़ा बता रहे थे, 70 करोड़ लोग, मैंने यहाँ पे पूछा किसने देखा, बोले ज्यादातर लोगों ने इंटरव्यू देखा है, ज्यादातर लोग रिएक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो लिहाजा माहौल की जहां तक आप बात कर रहे हैं, पूरा देश में सेट है, चुनाव का माहौल है, चार्ज अप है आदमी, हर आदमी जो है इसमें अपने एक व्यू के साथ है, हर आदमी अपने एक ट्रेंड के साथ है कि भाई मेरा ये मत है। हर आदमी के पास इस वक्त वोट तय है कि उसको कहां जाना है, क्या देना है, ये तो तय है। हाँ, बात वो कुछ भी कर सकता है, कह सकता है, लेकिन चुनाव का माहौल पूरी तरह से सेट है, लिहाजा तो सब चार्ज अप है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपके पास हम समय समय पर आते रहेंगे। नेहा पंत भी है, लेकिन सुदीन भदौरिया, मायावती पर प्रधानमंत्री का बड़ा रिएक्शन, अगर यही बात हिंदुओं वोटरों के लिए कह दी जाती तो क्या रिएक्शन होता आप लोगों का, बताइए। मायावती कह रही है कि मुसलमान खुलकर आए, वोट करें गठबंधन के पक्ष में, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराएं। देखिए, बहन मायावती जी के इस बयान को उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए
और बहन मायावती जी ने उसी परिप्रेक्ष्य में दिया है ये बयान जो एक समय में चिंता व्यक्त की थी सच्चर साहब ने। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट भी आई हुई है और पूरे देश के सभी नागरिक उसके बारे में जानते हैं। बहन मायावती जी ने ये बयान दिया है और उसकी पृष्ठभूमि में जाना बहुत जरूरी है। आप कह रहे सही था ये बयान? मैं आपने 10, 15, 20 मिनट में 1-1.5 घंटे में उनका इंटरव्यू, मुझे 1 मिनट का मौका तो दीजिए बोलने का। बिल्कुल, हाँ, मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड मौका दीजिए। मैं इंटरप्शन नहीं पसंद करता हूँ, जैसे मोदी जी नहीं पसंद करते, मैं भी नहीं पसंद करता हूँ। उनका तो साक्षात्कार प्रधानमंत्री और आपके लिए बहुत डिबेट नहीं, देश के लिए प्रधानमंत्री है। आप मायावती का इंटरव्यू दिखाइए, हम वो भी अनकर दिखाएंगे। आप मायावती का इंटरव्यू दिखाइए, हम वो भी अनकर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पर देश के प्रधानमंत्री रहते हुए देश में लिंचिंग हुई है। उनके राज्य में ऊना के अंदर दलितों की नंगी पीठ पर कोड़े बरसाए गए हैं। मुसलमानों से वोट मांगना जायज है क्या? अगर मुसलमानों से जायज है तो हिंदुओं पर जायज क्यों नहीं? फिर योग्य के तहत बजरंगबली में मांगते हैं, बलि पे मांगते हैं। और मैं आपको बता दूं, इनके मंत्रियों ने लिंचिंग करने वाले लोगों को जाके माला पहनाई है झारखंड में। सवाल देखिए, आप जवाब क्या दे सुधीर भाई? देखिए मैं आपको बता दूं, ये तो चर्चा ही देखिए कहां चली गई, फंस गए हैं। उन्होंने क्या सवाल पूछा? जवाब नहीं है। मोदी जी को मेरी भी तो बात सुन लीजिए, देना होगा, बिल्कुल देना होगा। उनकी सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए सर, आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, आह्वान किया है। सर, आस्क यू सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। क्वेश्चन ये था कि क्या आप स्पष्ट तौर पर इस देश का जो मुस्लिम तबका है, उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम तबका है, क्या आप उस मुस्लिम तबके को ये कह रहे हैं चूंकि तुम मुसलमान हो इसलिए तो मुझको वोट दो? बड़ा सीधा सवाल है। मैंने बता दीजिए, बहुत साफ तौर पर कहा है कि उनके मन में चिंताएं हैं, जैसे दलितों के मन में है, बेरोजगार नौजवान हमारे बैठे उनके मन में, लेकिन एक इसका एक काउंटर भी, सारी चिंताएं हैं, चिंताओं को वो दूर नहीं कर पाए। एक काउंटर भी, एक काउंटर भी बढ़ाया। सुन लीजिए, उनके लोगों ने कहा इस देश में कुछ रामजादे हैं, कुछ और जाते हैं। उन्होंने उनके मंत्रियों ने कहा इस देश में केवल वो है, कई सारी डिबेट हुई, लेकिन भदौरिया साहब आप ये बात कह रहे हैं, बीजेपी के मंत्री और नेता बोलते रहे। अच्छा, जनता क्या कहती है? क्या आप लोगों को लगता है कि मायावती जी का कोई वोट नहीं है, वो चुनाव में वोट होगा? ये तो जाना पड़ेगा, ये तो जनता पे जाना पड़ेगा। अब ये तो जाना पड़ेगा। बैठिए, आराम से बैठिए। अरे एक एक करके अरे मेरी बात सर वोट कराने के लिए आपने डिबेट कराई है। अपनी बात को रखिए। सॉरी भदौरिया साहब, भदौरिया साहब, भदौरिया साहब बैठिए। I will not take part in it. You are trying to conduct. बैठिए, भदौरिया साहब एक सेकंड बैठिए। भदौरिया साहब चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? कंडक्टिंग नहीं, एक सेकंड आप बैठिए तो सही, आप बैठिए, बैठिए एक सेकंड, भूपेन 1 सेकंड, give him 2 minutes, भूपेन give him 2 minutes। No, this is a fixed kind of thing. अच्छा ठीक है, नहीं, this is a fixed agenda. This is not a fair debate. Shall I give you a glass of water? No, please, you also take one and give me one. अच्छा, okay, you make your point. Give him one. He will have. No, this is my point. अच्छा, you make your point. भूपेन, I will not allow this. I will not take part in the debate. Okay, that is your. आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। आप अपनी बात आप भी बोल रहे हैं अभी तक, सुनिए। आप अपनी बात को कंप्लीट आप ही तो बोल रहे हैं, आप बताइए। आपको लगता है मुसलमानों के नाम पर वोट मांगना जायज था? देखिए, मैंने बोला है इस देश में कुछ लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वो हो रहा है इसलिए क्योंकि देश में लिंचिंग हुई है, देश के अंदर उन पर जुल्म और अत्याचार हुआ है। और इस बात को सच्चर साहब सबसे सम्मानित जज थे, उन्होंने खुद कहा उनकी हालत दलितों जैसी है, तो उनको सुरक्षा मिले, ये बहन मायावती जी की और इस देश की सभी लोगों को चिंता होनी चाहिए। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। रामकृपाल सिंह एक सवाल पूछना चाहते हैं, अलाउड है? थोड़ा सा मैं बात करूं। ओके, रामकृपाल जी, मैं आपके पास आपके पास माइक है, पूछिए आप सवाल। माइक ऑन है, बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना, हालांकि उसको सवाल कही है, जवाब मेरा ये कहना है कि जो भी मायावती जी ने कहा है, मैं मानता हूं कि इससे ये गलत तो है ही। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं कि इस देश में मुसलमान आज़ादी के बाद से मुसलमान ने हमेशा हिंदुओं को अपना नेता माना है
और वो किसी एक पार्टी का नहीं होता है। उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके कोई भी पार्टी हो, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आज़ादी के बाद से नेहरू गांधी पर उसको भरोसा था, उसके बाद इंदिरा गांधी हुई, जगजीवन राम हुए, मुलायम सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा हुए, मुलायम सिंह यादव हुए, लालू प्रसाद यादव, आप देखिए पूरी एक वो है। तो मेरा कहना है कि इसको जो इस तरह की बातें होती हैं, इससे नुकसान किसका होता है वो आइडेंटिफाई होगा ईमानदारी से। किसी भी इस समय जाकर के Bhadoria ji was getting annoyed with me. But you know, Rashid, there is the other way to look at this question. Now, the truth is that the Prime Minister of the country repeatedly has taken this position that Rahul Gandhi has gone to Wayanad क्योंकि वहां पर majority community minority में है। योगी आदित्यनाथ जी, मान्यवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज का जो उनका बयान है वो ये है कि ये सपा बसपा और आरएलडी का जो गठबंधन है ये ग्रीन वायरस छोड़ना चाहता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं यहां पर, ये ग्रीन वायरस की टिप्पणी, मेजॉरिटी बीइंग माइनॉरिटी पे टिप्पणी और मायावती जी की टिप्पणी की तुम मुसलमानों तुम मुझको वोट दो, क्या ये सब एक दूसरे के पूरक हैं? हमारे मित्र रहे, आपको ऐसा लगता है कि क्या कोई अगर किसी धर्म से ताल्लुक रखता है तो क्या वो ग्रीन वायरस है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, इससे मैं जानना चाह रहा हूं। दैट्स द पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेक। प्रधानमंत्री ने जब देखिए देश के प्रधानमंत्री सबके लिए बोलते हैं और बड़ी अच्छी बात है कि नेटवर्क 18 ने एक बड़ा अच्छा एक उनका विस्तृत रूप से इंटरव्यू किया है। आप प्रधानमंत्री ने मायावती के बयान पे आपत्ति की है, वो भी एक स्वागत योग्य बात है। लेकिन देखिए दूसरे भी मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं, किसकी बात का जवाब दे रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। बात मायावती प्रधानमंत्री की बात का जवाब दे रही है, आज हमारे योगी जी मायावती की बात का जवाब दे रहे हैं। हमारे देश में चुनाव हो रहा है, वहां बजरंग बली और हजरत अली इनकी बात क्यों उठाई जा रही है? तुम रखो अपना अली, मैं रखूं बजरंग बली, क्यों बात की जा रही है? अच्छा, जहां तक देखिए देश में, हमारे देश में बहुत सारी जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं वहां पर तरह तरह के जो है वहां के लोग रहते हैं, जो उसकी पॉपुलेशन होती है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी धर्म विशेष के लोग ज्यादा रहते हैं तो उस पर क्या आपत्ति हो सकती है? क्या देश की बहुत सारी पार्लियामेंट्री सीट ऐसी नहीं है जहां बहुसंख्यक लोग हैं? तो देखिए बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सब अब देश के नागरिक हैं, वोटर हैं, अपना फैसला देते हैं और उनका फैसला सराखों पे लिया जाता है। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ बात है ऐसी बात कहना कि यहाँ के ऊपर कोई धर्म विशेष के लोग यहाँ पर रहते हैं इसलिए वहां गए। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण था, मैं सबसे एक कमेंट ले लेता हूँ। नेहा भी मेरे साथ है, मेरी सहयोगी नेहा, मायावती के स्टेटमेंट पे पब्लिक में क्या रिएक्शन है? मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, आपके साथ कुछ मेहमान भी हैं वहां पर। हम इंडिया गेट पर इस वक्त मौजूद हैं, बिल्कुल हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, यहाँ पर जनता भी है और हर एक वोट इस वक्त काउंट करता है। प्रधानमंत्री की कुछ बातों को यहाँ के लोगों ने सुना भी, उनसे भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन दो खास मेहमानों से पहले परिचय मैं आपका करा दूं। हमारे साथ असद फलाही जी मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और सैयद यासिर जिलानी है हमारे साथ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले फलाही साहब, मायावती जी खुलकर कह रही हैं मुसलमान मुझे वोट दो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो घबराई हुई हैं, उनकी नाव डूब रही है, मुसलमानों का सहारा ले रही हैं वो। देखिए मायावती जी की स्टेटमेंट की जहां तक बात है तो खुलकर किसी भी कम्युनिटी को मजहब के नाम पर हिंदुस्तान में वोट मांगना गलत है। तो आप किसी भी कम्युनिटी से ऐसे अपील नहीं कर सकते कि इनको चाहिए कि हमें, आपको अगर वोट मांगना है तो अपने काम की बुनियाद पर, अपने घोषणा पत्र। मतलब मायावती सांप्रदायिकता फैला रही है ना, सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, सीधे बोलिए ना। मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी भी तो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हजरत अली और बजरंग बली। तो देखिए सब इस हम्माम में सभी एक जैसे। योगी आदित्यनाथ का उन्होंने नाम लिया, मायावती का नाम सीधे सीधे क्यों नहीं ले रहे हैं? बीजेपी का नाम सीधे सीधे ले लेते हैं, अगर मायावती करें तो कोई भी दल करे, क्यों सीधे नाम क्यों नहीं? ये हमारी विडंबना है राजनीति की कि इस तरह के लोग हमारे समाज को तोड़ने का काम बार बार करते हैं और मायावती जी को खंडन करना चाहिए। देखिए मैं वहाँ स्टूडियो में भी कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने एक बार भी खंडन नहीं किया। आप कब तक मुसलमानों को इस्तेमाल करते रहेंगे? बिल्कुल, बीजेपी करे तो सांप्रदायिकता, और अगर सो कॉल्ड सेक्युलर दल करे अमीश, तो उसको खंडन क्यों नहीं किया जाता? ये सवाल यहाँ से उठ रहा है। जी मैं नहीं, भदौरिया साहब आप काफी देर बोल लिए, पवन खेड़ा नहीं बोले, तस्लीम रहमानी नहीं बोले और राजीव अवस्थी नहीं बोले, नाराज भी हो गए। देखिए मैं आपको बतलाऊं, जब कब्रिस्तान और शमशान घाट की हो तब तो वो ठीक है, जब ईद में दिवाली दी जा रही है और सर आप सबको कंडेम कर दीजिए ना। नहीं, दिवाली देखिए रशीद ने सबको कंडेम किया को नहीं कंडेम। देखिए ये देश के अंदर ये एक खास प्रकार के एजेंडा के साथ कुछ लोग अपना बात कहना चाहते हैं। मायावती ने एजेंडा सेट करा, ठीक है अजनीवेश अवस्थी कुछ कह रहे थे, फिर मैं सुधांशु पवन खेड़ा, मैं कांग्रेस बीजेपी को इन्वॉल्व करूंगा, लेकिन अजनीवेश अवस्थी बिल्कुल आपको इन्वॉल्व करूंगा सर। एक सेकंड, अभी तक तो सिर्फ भदौरिया साहब ही बोल रहे थे। ओके अवस्थी साहब,
अमीश जी और भूपेंद्र जी, बहुत अच्छी बात हुई कि भदौरिया जी ने पहला शब्द बोला सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों पर या मुसलमानों को लेकर के किस एरा की है? वो पूरा एरा किसका है? वो शासन किसका रहा देश में? उसके लिए किसी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि नहीं है? वो संप्रदाय वो उसको जिम्मेदार ठहराने के लिए तैयार है कि नहीं है? एक बात, आपने लिंचिंग की बात की और मैं लिंचिंग के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन इस देश में हाशिमपुरा हुआ है, इस देश में अलीगढ़ हुआ, और यही नहीं, इस देश में अगर सबसे खतरनाक लिंचिंग ही नहीं नरसंहार हुआ तो 1984 में सिखों का दिल्ली में राजधानी के अंदर हुआ। लगातार 3 दिन तक हजारों सिखों को टायर में जला करके, टायर डाल करके मारा गया। उससे खतरनाक और विभत्स दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। और मजे की बात ये अगले उससे 34 सालों में एक सेकंड, रहमानी साहब मैं आपसे, रहमानी साहब नहीं, आप मेरे से बड़े हैं तो आपने देखा होगा। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, नहीं अब आप भी नाराज हो जाइए, अब आप भी नाराज नहीं पाएगा। मैं अगर घुमा रहा हूं बात को तो आप जरूर कहिए कि मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं अपनी बात कह रहा हूं और अपने सामने जनता बैठी है, और ये जनता कोई ऐसी जनता नहीं है जो बुलाकर लाई गई है, ये भी जनता का, मैं सिर्फ इतनी सी बात पूरी कर दूं कि उसमें 34 साल तक एक व्यक्ति को भी सजा नहीं हुई।